आज हमारे साथ हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, एक खास बातचीत के लिए। अमित भाई, आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत शुभ दिन भी है, नवरात्र भी हैं, आपको उसकी भी शुभकामनाएं। सबसे पहला सवाल अमित भाई, पिछले कुछ महीनों में देश में आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता भी रही है लोगों की। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, कैसे हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवरात्रि हमारे यहाँ शक्ति पूजा के एक पर्व के रूप में जाना जाता है और विशेषकर गुजरात में, बंगाल में, ढेर सारे राज्यों में इसको बहुत अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। मैं साथ में इतना भी कहना चाहूँगा कि इस नवरात्रि पर्व को हम सावधानियों के साथ मनाएं और सरकार की जो सूचनाएं हैं उसका बिल्कुल अनुशंसाओं का पालन करते हुए मनाएं, जिससे कोरोना महामारी पर विजय प्राप्त करने की जो हमारी लड़ाई है उसमें हम आगे बढ़ पाए। इतनी सावधानी जरूर है। माँ की आराधना जरूर करें, मगर 2 गज का अंतर भी रखें, मास्क भी पहने और स्वच्छता से हाथ को साफ भी करें। बड़े अच्छे संदेश के संग इसकी शुरुआत हुई है। इस वक्त मैंने आपको ठीक 1 साल पहले भी इंटरव्यू किया था, आज ही के दिन। उसके बाद भी इंटरव्यू किया था 4 महीने पहले, पर आज 1 साल पहले आपने हमसे कहा था, जो कि एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी। आपने उस वक्त ऐलान किया था कि आप बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, और उस वक्त कुछ लोगों ने इस पर कमेंट भी किया, कहा कि ऐसा नहीं है, हो सकता है बीजेपी अकेले जाए, पर आपने उसी 1 साल पहले इसका ऐलान कर दिया था। तो 2015 और आज इसको आप कैसे देखते हैं? उस वक्त आप नीतीश जी के खिलाफ थे, आज आप नीतीश के साथ हैं, तो इस चुनाव में आपका आंकलन क्या है? और आपका प्रेडिक्शन बहुत वो माना जाता है, क्या नंबर लगाएंगे आप कि कितनी सीट जीतेंगे? देखिए, हमने जब से नीतीश कुमार जी के साथ हमारी सरकार बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया था कि बिहार का जो 2020 का चुनाव है वो हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। और ये सार्वजनिक रूप से, पहले मैं पार्टी अध्यक्ष था तब मैं, और अब नड्डा जी ने भी कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं कि चुनाव बिहार में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी एनडीए के सर्वमान्य प्रमुख नेता हैं, उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। तो जो कुछ भी भ्रांतियां फैलाने का प्रयास कर रहा है, मैं आज इस पर बड़ा फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री हों। अगर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आएंगी तब भी? देखिए, अगर मगर का सवाल ही नहीं है। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये आपका प्रेडिक्शन है? जी। इसमें अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आएंगी तो भी मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे? देखिए राहुल जी, कुछ कमिटमेंट इस प्रकार के होते हैं जो सार्वजनिक तौर पर किए जाते हैं और उसकी पालना होती है। इस चुनाव में एक अलग मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो है चिराग पासवान जी का। पहले वो आपके साथ थे, अब वो आपके साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं वो अभी भी साथ में हैं। कल ही मैं उनका स्टेटमेंट देख रहा था, कह रहे थे कि मैं अपना सीना चीर के अगर दिखाऊं तो उसमें मोदी जी बसे हुए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं है? 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरे साथ क्यों नहीं है, हमारे साथ क्यों नहीं, इसका जवाब तो चिराग जी ही दे सकते हैं। मगर मैं पहले, बहुत दुखद घटना अभी अभी हुई, श्री रामविलास जी हमारे साथ नहीं रहे जी। और रामविलास जी समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया। लगभग 5 दशक तक देश की राजनीति को वो योगदान करते रहे और बिहार के ही थे और खास कर दलितों के लिए बहुत बड़े नेता रहे। मैं श्री रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जहां तक लोजपा भाजपा जदयू के गठबंधन का सवाल है, भाजपा की ओर से, जदयू की ओर से लोजपा को उचित जो बनती थी वो सीटों को कई बार ऑफर किया गया, कई बार नेगोशिएशन भी किया गया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि मैंने नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा, ये भी सच नहीं है। मेरी भी चिराग भाई के साथ कई बार बात हुई कि इतनी सीट बनती है, इतनी सीटों पर आप मान जाइए और अगर कुछ है तो नेगोशिएशन के लिए आइए। कितनी सीट दी थी आपने? मैं नंबर सार्वजनिक करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सार्वजनिक जीवन में ये ठीक नहीं होगा। मगर जो एक नया साथी जनता दल आया था,
गत विधानसभा चुनाव में जनता दल नहीं था जी। तो जनता दल हमारे साथ जुड़ता है तो भाजपा और लोजपा दोनों की सीटें कुछ कुछ तो कम होगी, हमारी भी हुई है जी। ये लाजमी था। तो सबने अपनी अपनी सीटें कम करनी थी, ये एक समझौता था, मगर वो नहीं हो पाया और नहीं हो पाया तो बड़े दुख के साथ हमने अलग होना पड़ा। और उन्होंने एक तरफा कुछ बयान भी दिए, वो बयानों का भी रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ताओं में भी आया, तो गठबंधन के लिए बड़ी दिक्कत थी और फिर भी हमने नहीं तोड़ा। अंततोगत्वा तोड़ने की घोषणा उनकी ओर से ही हुई। और आने वाले समय में क्या वापस आने की संभावना है? चुनाव के बाद देखेंगे, अभी तो हम आमने सामने लड़ रहे, डटकर लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जिस सीट पर हम वीआईपी, जदयू और भाजपा ये चार पार्टियां लड़ रही हैं, ये चारों को जिताने के लिए एडी चोटी का प्रयास करेगा और पूरा दमखम से चुनाव हम लड़ेंगे। इसी प्रकार से अन्य दल के कार्यकर्ता भी जहां भाजपा लड़ रही है वहां उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक समीकरण हमारा बहुत अच्छा बन गया है, एक डिसिप्लिन वे में एनडीए आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त करेंगे। आपको ये नहीं लगता कि इनके जाने से कुछ वोट बैंक में आपके कटौती हो सकती है? देखिए, साथी जाने का दुख भी होता है, साथी जाने का नुकसान भी होता है, मगर जब आपके हाथ में बात ही न हो तो आप क्या कर सकते हो। इसके सामने हमारे पास वीआईपी पार्टी आई है जो पिछड़े वर्ग के बड़े वर्ग का समर्थन करती है, समर्थन उसको प्राप्त है। मांझी जी भी आए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा गठबंधन सामाजिक रूप से बहुत मजबूत गठबंधन है और मुझे लगता है कि बिहार की जनता समझ रही है कि गठबंधन नहीं हुआ उसमें दोष किसका है। तो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव एक बार हो जाएं, उसके बाद चिराग पासवान जी के वापस आने की संभावना बन भी सकती है उस वक्त? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा चुनाव के बाद देखेंगे, परंतु चुनाव में 2/3 बहुमत से हमारा गठबंधन विजयी होगा, सरकार बनाएगा जिसके मुखिया नीतीश जी होगा। बहुत दिनों से ये बात, इस बात में हम लोगों ने, मैंने आपसे पहले भी इंटरव्यू में पूछा है, इस बात की चर्चा भी रही है, आपके कैडर्स की डिमांड भी रही है, लोग ये जानना भी चाहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में चुनाव अकेले क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, जहां तक अकेले लड़ने का सवाल है, पार्टी के संगठन का विस्तार कितना हुआ है, विस्तार कर नीचे तक पैंट कितनी बनी है। और नीतीश कुमार जी जब से एनडीए बना तब से हमारे साथी हैं। पहले समता पार्टी हुआ करती थी, जॉर्ज साहब नेतृत्व करते थे, शरद यादव जी करते थे, बाद में नीतीश कुमार जी के हाथ में नेतृत्व आया, तो तब से हमारे पुराने साथी हैं और तोड़ने का कोई कारण नहीं है। एक बार बीच में थोड़ी गड़बड़ हुई थी, टूटा था, मगर अच्छा ही हुआ, फिर से आज वो एनडीए में है। तो सिर्फ विस्तार के लिए अकेला लड़ना वो ठीक नहीं है, गठबंधन का एक धर्म होता है, तो हमने धर्म को निभाया है और हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है 15 सालों में वो बरकरार रहे। ऊपर मोदी जी, नीचे नीतीश जी, ये डबल इंजन वाली सरकार बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे ले जाएगी। आप जब जनता के बीच आज जा रहे हैं इस गठबंधन के साथ, तो पिछले 15 साल में क्या आपकी सरकार ने किया है जिसको कि आप जनता के सामने लेकर जा रहे हैं? ये 15 बनाम 15 जो आप 15 साल अपने और 15 साल लालू जी के कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप क्या बोल रहे हैं जनता को? सिर्फ इतना ही नहीं है जी, आप बिहार के 15 साल लालू जी के और 15 साल नीतीश जी के कंपेयर करना है तो मैं अभी कर देता हूं, मगर इसके साथ साथ केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद 10 साल भी नहीं हुए, 6 साल समाप्त हुए। 6 साल के अंदर देश के 60 करोड़ गरीब, जिसमें से बहुत बिहार में गरीब आबादी बहुत ज्यादा है, आप भी जानते हो जी, उनके घर में बिजली पहुंचाई गई। हर घर में बिहार में बिजली है आज, शौचालय पहुंचाया गया है, गैस का चूल्हा पहुंचाया गया है, स्वास्थ्य योजना का 5 लाख तक का कार्ड पहुंचाया गया है। ढेर सारी सुविधाएं उनको देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। एक प्रकार से गरीबों को नारे की जगह एम्पावर करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था,
दुर्भाग्य से हम चुनाव हार गए। सब मानते थे अब पैकेज का क्या होगा। हम पाई पाई का हिसाब दे सकने की स्थिति में है। 1,25,000 करोड़ के पैकेज को बिहार की जनता के लिए जस का तस हमने जमीन पर उतारा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे पेट्रोलियम की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे गंगा पर बड़े बड़े पुल बनाने हो, चाहे कारखाने खाद के बनाने हो, चाहे कृषि विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, हर क्षेत्र के अंदर 1,25,000 करोड़ ने अपना काम किया है। और बिहार को अतिरिक्त राशि भी दी गई है। और साथ में साथ नीतीश कुमार जी की सरकार ने भी ये 15 साल में बहुत तेजी से विकास किया है। मैं थोड़े आंकड़े आपको देना चाहता हूँ। जब लालू जी के 15 साल थे तब विकास दर, औसत विकास दर 3.16 थी और आज 11.20 है। आप समझ सकते हो बिहार वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसके राज्य में बनी जी। तो एनडीए के राज्य में। जहां तक बजट का सवाल है 23,000 करोड़ का बजट था, आज 2,23,000 करोड़ का बजट है। बजट में 2 लाख करोड़ की बढ़ोतरी बिहार जैसे राज्य जहां रेवेन्यू कम होती है वहां पर हुआ है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में 5% की वृद्धि है। व्यक्तिगत आय में भी वृद्धि हुई है। लगभग 18% लोगों के घर में बिजली थी, आज 100% घरों में बिजली हुई। पक्की सड़कें 37% थी, आज 80% की पक्की सड़कें बन चुकी हैं। ये बताता है कि बिहार के अंदर विकास हुआ है। बिहार की जनता ने आजादी के बाद पहली बार एनडीए में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को पहचाना है और उनको भी लगा है कि हाँ, बिहार का भी विकास हो सकता है। गंगा का पुल बनाने की बात लीजिए, 50 के दशक के बाद आज पहली बार बन रहे हैं और एक नहीं 2-2, 3-3 पुल बन रहे हैं। फर्टिलाइजर के कारखाने बन रहे हैं। चौतरफा विकास का एक वातावरण बिहार के अंदर बना है और इसका फायदा निश्चित हमसे होगा। और लालू जी के शासन में सिर्फ विकास ठप पड़ा था ऐसा नहीं था। फिरो थी, एक इंडस्ट्री बन चुकी थी। गायों के घास का चारा तक खा लिया गया था। बेपनाह मतलब भ्रष्टाचार जिसका कोई नाप नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हुआ। लॉ एंड ऑर्डर आप जानते ही है बिहार का कैसा था, अब लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। बहुत बड़ा अंतर आया है और बिहार आज आगे मुड़कर देख रहा है, आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ है। तो ये जो परिवर्तन आया है ये 15 साल में आया है और ये परिवर्तन के अंदर और तेजी आई है वो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आई है। तो नीतीश कुमार जी के 15 साल और लालू जी के 15 साल का कंपैरिजन, अगर जदयू ही भाजपा जदयू रखे, इससे तो अच्छा है कि आरजेडी एक बार रख दे तो बिहार की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि विकास किसको कहते हैं। पर अमित जी, कुछ आंकड़े और भी हैं। अगर आप कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार एकदम नीचे है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो बिहार में बहुत हाई है। इनफैक्ट करीब 46% की वृद्धि हुई है। अगर आप उसकी लिटरेसी रेट देखें तो तमिलनाडु और झारखंड के संग बॉटम 3 स्टेट्स में भी आता है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल हो ही जाता है इतने दिनों में। उसके बाद इस तरह के भी कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो इनको कैसे काउंटर करेंगे? आपकी क्या प्रॉमिस रहेगी कि इसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब आपको तुलनात्मक अभ्यास करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, तो आपको क्या मिला था वो देखना पड़ेगा। आपको एक मैदान मिल जाए और उस पर एक मकान बनाना है तब तो सरल होता है, मगर 500 फुट ऊंडा गड्ढा मिलेगा और उसमें मकान बनाना है तो देर लगती है। और जब चहु ओर से पिछड़ापन हो तब आपने प्रायोरिटी तय करनी है। तो नीतीश कुमार जी ने प्रायोरिटी तय करी है, नरेंद्र मोदी जी ने प्रायोरिटी तय करी है कि भाई पहले हर व्यक्ति को एम्पावर करो, गांव को सड़कों से जोड़ दो, गांव को बिजली से जोड़ दो, गांव के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम कर दो। ये होने के बाद ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कैसे इंडस्ट्री आ सकती है? तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, बिजली पहुंचाना, ये काम हुआ है। मैं नहीं कहता कि पूरा काम समाप्त हो,
कांग्रेस आरजेडी के शासन में जो बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था, उसमें बाहर आने के लिए अभी काफी कुछ करना बाकी है, मगर वो वही कर सकते हैं जिन्होंने इतना किया है, और वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी है। मोदी जी यहां पर है और नीतीश जी वहां है, तो केंद्र सरकार का भी समर्थन प्राप्त होगा। अगर एक सरकार ऐसी आ जाती है जो केंद्र के साथ झगड़ा लगाने में ही पड़ी रहेगी, तो बिहार का विकास कैसे आएगा? और एक सरकार ऐसी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, जो नरेंद्र मोदी जी के विकास के विजन को अपने यहां अपनाएगी, तो मैं मानता हूं फायदा होगा। लालू प्रसाद जी जब पावर में आए थे तो उन्होंने ये MY कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया था, मुस्लिम यादव वोट बैंक, जो कि आज भी 30% से ऊपर सीधा सीधा है, जो एक तरफ वोट देता है। आप लोगों के जो पूरा जो आपकी जो समीकरण है, जिसमें कि अपर कास्ट है, OBC EBC सब साथ में है, वो उसका काट आप लोगों ने ढूंढा और लालू जी से आप लोगों ने 30% से ज्यादा आप लोगों ने इधर बनाया। मगर आज जब थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी है, कुछ माइग्रेंट लेबर इशू भी है, कोविड के माहौल में चुनाव हो रहा है, हो सकता है वोटिंग परसेंटेजेस लो हो, उसमें कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है आपके आंकलन में? देखिए, आपका आकलन मुझे लगता है कि अभी आप बिहार गए नहीं हो। एक बार बिहार जाकर आइए। बिहार गए हुए बहुत सारे कार्यकर्ताओं को से मैंने फोन पर बात की, ग्रामीण अंचल के कार्यकर्ताओं से भी बात करी है। नरेंद्र मोदी जी ने मार्च से लेकर छठ पूजा तक जो अनाज गरीब के घर में पहुंचाया है, एक पैसा नहीं लिया है। कोविड के बाद जी। बिहार की जनता आज इस बात को कभी भूल नहीं सकती, कभी भूल नहीं सकती। नीतीश कुमार जी ने जो प्रवासी मजदूर आते थे, इनकी रहने की व्यवस्था की, इनका टिकट भाड़ा दे दिया, बाद में 1000 रुपया दिया और उनको एक किट दी, हेल्थ की व्यवस्था करी। आज 96% रिकवरी रेट है बिहार का, देश में शायद सबसे ऊपर है। कोविड सब जगह फैला है, बिहार में भी फैला है, मगर 96% रिकवरी रेट है बिहार का। और आप समझते हो, बिहार जैसे राज्य में जहां स्वास्थ्य का खाका बहुत चरमराया हुआ था एक जमाने में, वहां ये अचीवमेंट प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो कोविड के कारण गुस्सा होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतरती है। कोविड के कारण ढेर सारा फायदा हो। इसके अलावा 54,000 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने खर्च करी है। मोदी जी ने हर जनधन अकाउंट में गरीब के घर में पैसा भेजा है, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया भेजा है, हर दिव्यांग के घर में पैसा भेजा है, और वो कोविड के समय में उसका जीवन यापन के लिए सहारा बना हुआ है। तो सरकार का ये जो संवेदनशील चेहरा है नरेंद्र मोदी जी का, चाहे नीतीश कुमार जी का, उसने कोविड से ग्रसित और कोविड से पीड़ित जनता को एक संवेदनशील राज्य, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, संवेदनशील सरकार कैसी होती है, इसका परिचय कराया। मैंने ये भी सुना है कि आपके इंटरनल सर्वेस कह रहे हैं कि वहां आज भी मोदी जी की एक बहुत बड़ी लहर है। एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा, वो हो जाता है, स्वाभाविक है इतने सालों के बाद, मगर मोदी जी की एक लहर है, वेव है, और हो सकता है आपकी सीट आपके पार्टनर से ज्यादा, नीतीश जी से ज्यादा सीटें आप लोग लेके आए। भैया, मोदी जी की लहर सिर्फ बिहार में नहीं है जी, देश भर में है, बिहार में भी है, और स्वाभाविक रूप से उसका फायदा सिर्फ हमें नहीं होता है, जदयू को भी होगा, क्योंकि जदयू हमारा साथी है। बिल्कुल। हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। तो मोदी जी की लहर से सिर्फ बीजेपी की सीटें बढ़ेगी ऐसा नहीं होगा, जदयू की इतनी ही सीटें बढ़ेगी जितनी बीजेपी की बढ़ेगी। हम लगभग बराबर सीटें लड़ रहे हैं, एक सीट जदयू हमसे ज्यादा लड़ रहा है, बराबर सीटें लड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कहता हूं कि आप कितना भी जवाब ढूंढने का प्रयास करिए, बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लोग ये भी कहते हैं कि जब अमित शाह जी चुनाव का नेतृत्व करते हैं तो वो मैदान में सिर्फ ए टीम लेकर नहीं, बल्कि अपने साथ एक बी टीम लेकर भी उतरते हैं। तो काफी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, ओवैसी जी लड़ रहे हैं, वो उन्होंने काफी कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें मुस्लिम वोट्स कटेंगे तो उसका फायदा आपके गठबंधन को होगा। देखिए, इस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल को बी टीम सी टीम कहना ठीक नहीं मानता मैं। सबका चुनाव में लड़ने का अधिकार है, लोकतंत्र है, 1700 पार्टियां हैं, सिर्फ ओवैसी क्यों, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। जी, 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। अब अपने कुशवाहा जी भी लड़ रहे हैं। जी।
और पप्पू यादव का एक मोर्चा लड़ रहे हैं, एसडीपीआई लड़ रही है, ढेर सारे लोग अपने यशवंत सिन्हा जी भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं। अब चुनाव है, किसको ना कीजिएगा, जो लड़ेगा लड़ेगा, मगर जनता का मूड मैं स्पष्ट मानता हूं। मैंने 10 दिनों में ढेर सारे कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर पर बात करी है टेलीफोन पर, बहुत स्पष्ट रूप है। जो सर्वे आ रहे हैं अभी, ये भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर देने वाले सर्वे आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनने जा रही है। एक फैक्टर इस चुनाव में और आया है पिछले कुछ महीनों में, वो है सुशांत सिंह राजपूत फैक्टर। कहा जा रहा है कि ये एक सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, ये एक महाराष्ट्र वर्सेस बिहार एक लड़ाई में बदल गया है और बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मुझे मालूम नहीं है जमीन में ये केस कितना चुनावी मुद्दा बना है, मगर बना भी है तो इसका कारण हम नहीं है। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी, क्यों पकड़ कर रखना, दे देना चाहिए था। अब ये ऑर्डर भी हमने नहीं करा, उच्चतम न्यायालय ने किया है। उच्चतम न्यायालय ने जब सीबीआई को कहा कि आप जांच करिए तो हमें कर रहे हैं। मगर मैं इतना मानता हूं कि सुशांत सिंह जी की जगह कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपमृत्यु होती है तो इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए, न्यायिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। जल्दी में आपको लगता है कि केस को क्लोज कर दिया था मुंबई पुलिस ने? मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता क्योंकि सीबीआई जांच कर रही है और अभी कोर्ट के सामने मामला है, परंतु परसेप्शन जो बना था उस वक्त वो ठीक नहीं बना था। तो ये तो रही बिहार की बातें। थोड़ा सा मुड़ते हैं देश के और गंभीर मुद्दों की ओर। सबसे गंभीर मुद्दा पिछले महीनों में जो रहा है वो रहा है चाइना का मुद्दा। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या चाइना ने, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चाइना हमारी सीमाओं में घुस आया है? क्या आपको कुछ उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकलेगा? मिलिट्री लेवल टॉक्स काफी दिनों से चल रही हैं, डिप्लोमेटिक दरवाजे भी खुले हुए हैं, क्या इसका समाधान आपको दिखाई पड़ रहा है? देखिए, दोनों सेनाओं के बीच में भी बात हो रही है और दोनों देश के डिप्लोमेट भी बात कर रहे हैं। उस वक्त सरकार के गृह मंत्री नाते मुझे कुछ कहना उचित नहीं लगता, मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को दोहराता हूं कि हम अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक हैं और इसको कोई छीन नहीं सकता। तो अंदर किसी के आने का कोई सवाल नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैं फिर से एक बार मेरी बात को दोहराता हूं, हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है पर उसको कोई छीन नहीं सकता। चाइना तो ये समझता है कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश भी जो है हमारे देश का हिस्सा नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि भारत को भी तिब्बत और ताइवान के रवैये की ओर जो है एक अपने नीति में बदलाव लाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इस तरह की बातें इस प्रकार के इंटरव्यू में करना ठीक नहीं होगी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू है और इसके फार रीचिंग रिपल्केशंस भी होते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। पार्लियामेंट के फ्लोर पर श्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री जी ने, श्री जयशंकर जी ने, दोनों ने बातें रखी हैं। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। अभी बातें चल रही हैं चाइना के साथ, देखिए आगे क्या होता है, मगर हम हमारे अधिकारों के लिए और हमारे सार्वभौमत्व के लिए कटिबद्ध है, जागरूक है। शी जिनपिंग जी ने अभी कुछ हाल में कहा, एक कोई मिलिट्री बेस का कहीं पे गए हुए थे, वहां पे उन्होंने जो है पीपल्स लिबरेशन पार्टी में कहा कि हमें दिल और दिमाग से जो है वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के? इस पर तो आप कह सकते हैं कुछ। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हर देश हमेशा तैयार रहता है, सेनाएं बनी ही इसके लिए हैं कि अगर कोई अतिक्रमण होता है तो सेना जवाब दे। तो आपको लगता है हमारी सेनाओं को भी इस संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए? ये बयान के रेफरेंस में मैं नहीं कह रहा, वैसे ही तैयार होती है हमारी सेना जी, वरना भिड़ंत न होती उस दिन। अमित जी, एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल में तनाव बना हुआ है हमारा पाकिस्तान के संग, एक तरफ चाइना के संग, और दोनों आपस में भी मुझे लग रहा है कुछ लोग आपस में भी उनका तालमेल है। तो ऐसे में अपने देश को हम लोग कैसे वो बचाएंगे? मतलब दोनों तरफ से हमारे ऊपर दबाव बना हुआ है, तो इसको हम आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमारी सेनाएं और हमारा नेतृत्व दोनों सक्षम है, इरादे बुलंद हैं और एक 130 करोड़ का भारत इस प्रकार से
कोई इसको दबा नहीं सकता है और सत्य हमारे पक्ष में है, दुनिया के ज़्यादातर देश हमारे पक्ष में है। मैं मानता हूं कि ये ठीक है, एक स्थिति होती है, कई बार ऐसा दिखता है, परंतु अब कुछ भी करना इतना सरल नहीं। आपने पिछले अगस्त में कहा था कि अक्साई चिन जो है वो इंडिया की टेरिटरी है और उसको हम वापस लेकर रहेंगे, तो वो बात तो आपने सबके सामने रखी थी, तो आज भी हमारी कोई पॉलिसी में चेंज नहीं होगा? मैं जवाहरलाल जी जो बोले थे वही बोला हूं जी। पार्लियामेंट ने रिजोल्यूशन किया हुआ है, हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी यही रहेगी, है ही। राहुल गांधी जी जो है चाइना पे आजकल बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बार ये कहा कि जो है हमारी सेना ने 1200 किलोमीटर जो है चाइना की सेना ने 1200 किलोमीटर जमीन पर हमारे कब्जा कर लिया और अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में उनको खदेड़ के भगा देती। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी के पास ना कोई डेटा होता है ना कुछ होता है, जिसका सिर नहीं है, जिसका धड़ नहीं, इस प्रकार की बातें करते रहे। मगर कम से कम कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। उनके समय में चीन ने भारत की कितनी जमीन हड़प ली है, इसका हिसाब एक बार राहुल जी जरा देश की जनता के सामने रखें। तो क्या आप मैं 1962 की बात कर रहा हूं। जी जी, कांग्रेस की ही सरकार थी, उनके परनाना ही प्रधानमंत्री थे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम आज जो खड़ी हुई है वो 1962 की वजह से है? मैं ऐसा नहीं कहता। प्रॉब्लम आज जिसके भी कारण खड़ी हुई है, जवाब देने में हम सक्षम है। प्रधानमंत्री जी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जवाब दिया भी जाएगा। कूटनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा, सेना की बातचीत के माध्यम से दिया जाएगा, सब तरह से दिया जाएगा। परंतु कम से कम कांग्रेस पार्टी को यह मुद्दा खड़ा करने का अधिकार नहीं है। चाइना जो है दुनिया को एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरह देखता है, एक तरफ चाइना और एक तरफ यूएस। इनफैक्ट अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो, या यहाँ तक कि ताइवान को भी पिछले एक साल से काफ़ी परेशान कर रहा है। तो क्या लगता है इसका कोई डिप्लोमेटिक इंडिया बाकी देशों के साथ मिलकर इसका कोई इंटरनेशनल स्तर पे कोई हल सोच रहा है, कोई हल निकाल रहा है, बातचीत चल रही है? देखिए, अब उनके हर देशों के साथ अलग अलग प्रकार के रिश्ते हैं, हमारे साथ भी अलग प्रकार के रिश्ते हैं। परंतु जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं इतना स्पष्ट कह देता हूँ कि हम हमारी सीमाओं के लिए और सार्वभौमत्व के लिए जागरूक है। थोड़ा सा कश्मीर की ओर बढ़ते हैं। पिछली इंटरव्यू में भी मैंने आपसे 4 महीने पहले यही पूछा था कि कश्मीर में आप लोगों ने बात कही है कि विश्वास की भी जरूरत है और वहाँ विकास की भी जरूरत है। अब मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे गए हैं एलजी होने के नाते, तो आपका क्या रोड मैप है? क्या लगता है कि कब वहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो सकेगी और विकास को एक प्राथमिकता मिल पाएगी? देखिए, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है। विकास के लिए काफ़ी कुछ होना चाहिए था अब तक, मगर कोविड वहाँ पर भी था, कोविड की दिक्कतें वहाँ पर भी थी और स्वाभाविक रूप से भारत सरकार का भी फोकस कश्मीर समेत पूरे देश के कोविड के रोकथाम में था। मुझे लगता है कि अब मनोज जी गए हैं और मनोज जी ने शुरुआत बहुत अच्छी करी है और विकास नीचे तक पहुंचाने की शुरुआत भी करी है। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत का कार्ड पहुंचाना हो, हर गांव में पानी पहुंचाना, ये सारी योजनाओं को द्रुत गति से हम आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में भी बहुत बड़ी हमने रुके हुए प्रोजेक्टों को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। 5-6 महीने में आपको दिखाई पड़ेगा कि कश्मीर के अंदर काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है और स्वाभाविक है कि कश्मीर में भी कोविड कोई कम नहीं था जी, और देश भर में कोविड था, तो 5-6 महीने थोड़ा एक स्लो रहा है, मगर अब गति काफ़ी बढ़ी है। विगत 1-1.5 महीने में बहुत परिवर्तन आया है। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का साथ में आकर ये कहना कि आर्टिकल 370 को दोबारा लागू किया जाए, ये तो समझ में आता है। हाल ही में चिदम्बरम जी ने कहा है कि कांग्रेस का ये स्टैंड है कि 370 को रेस्टोर करना चाहिए, स्पेशल स्टेटस कश्मीर में वापस आना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये स्टैंड लिया था कि 370 नहीं जानी चाहिए, मगर मेरा तो विनंती है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है, इसको एक बार एंडोर्स कर दे जरा, तो देश की जनता को मालूम पड़े।
चिदम्बरम जी का जो स्टेटमेंट है आप कह रहे उसको राहुल गांधी और उन्होंने तो कांग्रेस की तरफ से ही बोला है, उन्होंने कहा ये तो कांग्रेस का मत है। फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इसको रिपीट करना चाहिए, राहुल जी ने भी रिपीट कर देना चाहिए। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है कश्मीर में। आप ये जरा सा बताएं कि ये स्टेटहुड का दर्जा देने की बात थी, इसमें आपका क्या रोड मैप है, कितना समय लगेगा, कुछ इसका अगर अंदाज दे सकें। देखिए, समय के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये निश्चित है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कश्मीर को जब संबोधित किया तब कहा था कि स्टेटहुड दिया जाएगा और ये हमारा वादा है, इसमें से मुकरने का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। पर बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। मैं नहीं मानता लंबा समय जिसको कहते हैं ऐसा लगेगा, परंतु प्रायोरिटी विकास है। सबसे पहले विकास, उसके बाद इस पर भी विचार किया जाएगा। मगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय नहीं, इसको भी देखा जाएगा और जल्दी ही लागू किया जाएगा। कुछ हिंदू संगठन जो है अब मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो औरंगजेब ने जो वहां मस्जिद जो बनाई थी उसको भी हटाकर वहां पर भी मंदिर बनाया जाना चाहिए। इसमें आपकी सरकार और आपकी पार्टी का क्या मत? हमारी सरकार का कोई रोल नहीं है, ना पार्टी की प्रतिक्रिया हो सकती है। ये कुछ संगठनों ने अपनी ओर से बात करी है और कोर्ट में गए हैं। ना कोर्ट में हम पार्टी है, ना कहीं पर भी पार्टी है। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। तो राम जन्मभूमि जैसे आप लोगों ने वो किया था, इसको आगे आप सरकार या पार्टी की तरफ से? राम जन्मभूमि हमारा एजेंडा था जी, ये एजेंडा नहीं, और उसको लेकर हम सालों तक एक आंदोलन किए थे। अभी जो संगठन गए हैं वो स्वतः गए हैं, और इसमें ना हम पार्टी है, ना इस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में असम की सरकार ने कुछ मदरसों के लिए खर्चे बंद कर दिए, तो उस पर कांग्रेस ने जो है बहुत जोर शोर से हल्ला किया और कहा कि सरकार जो है कुंभ पर तो इतना खर्चा करती है और यहाँ पे खर्चे बंद कर दिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मुझे लगता है शायद मॉडर्नाइजेशन की बात है, मैंने डिटेल मंगाई है जी, मगर मॉडर्नाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, मैं अभी एकदम स्पष्ट नहीं हूँ। मैंने कल ही डिटेल मंगाई है, वहाँ से डिटेल आने के बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। अमित जी, एक चीज जो कि मैंने एक आध इंटरव्यू में पहले भी कही थी और ये आपने इसमें बहुत चर्चा भी की थी। आपसे मैंने एक बार पहले भी पूछा था कि ये भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में दरार पड़ गई है, अपने अपने रास्ते चले गए हैं, तो आपने मुझसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी शिवसेना से दूर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत पुराने एनडीए के सदस्य थे। अब इधर बीच अकाली दल भी जो है एनडीए से उसने अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है, तो क्या इसको आप देखते हैं कि अब एनडीए जो है क्रम्बल कर चुका है, अब ये आज की पॉलिटिकल वास्तविकता में एनडीए का कोई स्थान नहीं है? ऐसा नहीं है। देखिए, 30 से ज्यादा पार्टियां हैं, और जहां तक शिवसेना और अकाली का सवाल है, हमने किसी को नहीं निकाला। अकाली उन्हें हमारा साथ छोड़ दिया और शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ दिया, हम क्या कर सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि कभी वापस भी आ सकते हैं, जैसे शिवसेना से कभी हाथ दोबारा मिलाया जा सकता है? इसका ये दरवाजा खुला है या नहीं? मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूं, मगर अभी तो वो कृषि बिल पर अड़े हैं जी, पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से दरवाजा बंद नहीं है। नहीं, ऐसा कोई दरखास्त ही नहीं है, तो दरवाजा बंद खुला रहने का कोई सवाल नहीं है। नहीं, मतलब आपके मन में ये नहीं है कि अब नहीं, अब कभी इनके साथ वापस नहीं जाना, ऐसी कोई बात नहीं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उनका मुद्दा विशेषकर कृषि बिल है, जो अभी रिफॉर्म्स किए गए कृषि क्षेत्र के अंदर। मैं आपके माध्यम से देश भर की जनता को और विशेषकर किसान भाइयों को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि विपक्ष के द्वारा देश के किसानों को भड़काया जा रहा है। ये कृषि बिल है क्या? आज देश अपनी उपज, अपना जो उत्पादन है, पूरा मंडियों में बेचता है, आड़तियों के माध्यम से बेचता है, तो उसको एक ही मंडी का रेट उपलब्ध होता है। अब बिल क्या लाया है कि वो मंडी के बाहर भी बेच सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंडी बंद हो जाएगी। जहर ये फैलाया जा रहा है कि मंडियां बंद हो जाएगी, मंडी बंद होनी ही नहीं है। दूसरा जहर फैलाया जा रहा है कि एमएसपी बंद कर देंगे जी, कि एमएसपी रजीम बंद हो जाएगा इससे। एमएसपी बंद करने की कोई बात ही नहीं है। इस बार परचेज भी चालू होगा खरीफ का, क्योंकि लाखों टन पंजाब में धान खरीदना शुरू हो गया, हरियाणा में शुरू हो गया। पंजाब हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, उनको डर ये लग रहा है कि एमएसपी बंद। मगर बिल में कोई मुझे बता दे कि एमएसपी बंद करने की बात कहां पर है। एक किसानों को भड़काने की बात,
और इसीलिए आंदोलन उठ नहीं रहा है। देखिए, एमएसपी बंद करी ही नहीं है, ना करने का सवाल है। उल्टा हमने तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाया जी 50% प्रॉफिट वाली, और इसके कारण हर सीजन में एमएसपी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसान को फायदा हो रहा है। मगर एमएसपी से ज्यादा भी अगर कोई आटे की मिल वाला गेहूं का दाम देता है तो किसान क्यों नहीं बेच सकता उसको? किसान को ये ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी तो हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, और अगर एमएसपी से कम दाम है तो किसान भला क्यों प्राइवेट प्रायोरिटी को देगा? वो जरूर एपीएमसी में चला जाएगा। जरूर। और जब ई मंडियां बनने लगी है, देश भर की मंडियां ऑनलाइन आ गई है, युवा किसान अपने मोबाइल से रेट देखता है, वो घर पे रुक जाता है, मंडी में नहीं जाना है, यहां तो रेट कम मिल रहा है। और तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कहते हैं कि भाई किसान कहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, औने पौने दाम में खरीद दिया जाएगा, ये कर दिया जाए, वो कहाँ वकील रखेगा? किसान ये कॉन्ट्रैक्ट में से किसी भी समय पर, किसी भी स्तर पर एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर निकल सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों के लिए बाध्य है, किसान के लिए नहीं है। ये तीनों मुद्दे किसानों को बताने की जगह इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हो या अकाली दल हो या और पार्टियां हो, मगर देश का किसान अब पढ़ लिख चुका है, देश का किसान जानता भी है, पहचानता भी है, और आपके क्रेडेंशियल जो है उसको भी जानता है कि आंदोलन किसके लिए हो रहा है। आपकी सत्ता के लिए हो रहा है, किसान के लिए नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी को, इतने ट्वीट करते हैं, जरा बता दें कि उनका समय जब था, यूपीए की सरकार थी, कितना एमएसपी के दाम पर गेहूं चावल खरीदा जा सकता था, और श्री मोदी जी की सरकार में कितना, कंपेरेटिव अब ट्वीट करें जी कितने रुपये का खरीदा जाता था, अब कितना खरीदा जाता है, वो कंपेरेटिव ट्वीट करें। जब जब कांग्रेस का शासन आया, एमएसपी के दाम पर धान और गेहूं की परचेज को कम कर दिया गया। अब आप बोला किसानों की बात करते हो, किसान आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है भैया। कुछ तो मिडिलमैन भी इसमें जो है उनको भी काफी घाटा और परेशानी हो रही है, तो पैसा उनका भी किसान का ही जा रहा है अंततोगत्वा। तो जी ये पैसा सीधा किसान के जेब में जाना चाहिए, बिचौलियों का पैसा, और इसीलिए ये सुधार है। देखिए राहुल जी, मैंने पहले भी किया था कि नरेंद्र मोदी सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है, अच्छे लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है, और ये फैसला किसानों के लिए अच्छा फैसला है, किसान के भविष्य को सुधारने वाला फैसला है। नहीं, बोल्ड रिफॉर्म्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, उसी तरह का रिफॉर्म्स आज एग्रीकल्चर में आया। 1991 में भी इसकी कोई हिम्मत नहीं कर पाया। जी, एग्रीकल्चर में नहीं हुआ था। देश के 70 करोड़ लोगों के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए फैसला है। तो ये किसानों को आप लोग कैसे समझाएंगे, खास करके हरियाणा पंजाब में, जहां पर की ज्यादा राइस और हरियाणा में तो अब ज्यादा आंदोलन नहीं रहा है, और पंजाब में भी लगभग मेरे हिसाब से 1.5 लाख टन से ज्यादा तो धान आ चुका। जी, किसान चला गया अपना ट्रैक्टर लेकर एमएसपी के दाम से बेचने के लिए। ऐसी बात नहीं है। बिहार में भी ये कोई बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है ना। मैं आपसे एक पहले ब्रॉड सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद एक स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा। मुझे लगता है कि देश में जैसे हाथरस का मुद्दा है, ये कोई हाथरस में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये चीज़ हाथरस में हुई हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, और भी तमाम प्रदेश हो हमारे देश में। रेप का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, सिक्योरिटी का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में एक लार्जर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है? नहीं, देखिए, रिफॉर्म की जरूरियत को कोई इनकार नहीं करता, मगर आप मुझे बताइए, हाथरस में भी रेप होता है और जयपुर में भी, राजस्थान में भी होता है, टूल क्यों सिर्फ हाथरस को मिलता है? कारण क्या है? किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जी, राजनीतिक रंग देना कितना उचित है? और अपराधी उसी दिन पकड़े गए हैं, उसी दिन तीनों अपराधियों को धर लिया गया है।
जेल में है आज। असल में मुझे लगता है कि रातों रात बॉडी को वो क्रिमेशन कर देना वो शायद वो भी जांच आयोग बिठा है जी, उसमें भी सस्पेंड भी किया है। अरे कमेटी बनाई है जी सस्पेंड किया है और अब पूरी की पूरी जांच ही सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। जी, मगर किसी चीज को बढ़ाकर राजनीति करना मुझे लगता है इस प्रकार के मामलों में नहीं करना चाहिए। पर आप ये मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत मिसहैंडलिंग उसमें की है? इसमें थाने लेवल पर गवर्नमेंट नहीं होती है, कुछ अधिकारी होते हैं और मैं मानता हूं योगी जी ने एसआईटी बनाकर उचित ही काम किया है। जो एसआईटी इसकी डिटेल जांच करेगी, रिपोर्ट भी आएगी और कठोर कदम भी उठाए जाएंगे रिपोर्ट के अनुसार। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। सुशांत सिंह राजपूत पर मैं वापस एक बार आना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मीडिया का एक नैरेटिव हो गया है वो काफ़ी श्रिल हो गया। मैं हर बार आपसे एक बार मीडिया पर सवाल पूछता हूं, मुझे लगता है एक मीडिया का नैरेटिव श्रिल हो गया है। घंटों तक यही कहानी चलती रही है। जरूर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, मगर जिस तरीके से उसको चलाया गया है, मीडिया ट्रायल भी हो गया है उसका, इतने दिनों से चल रहा है जो नैरेटिव पूरा श्रिल हो रहा है। गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया है पिछले इतने महीनों में, पर पूरे दिन जो है एक ही मुद्दे को करीब 10-12 घंटे चलाया गया है। आप ये बदलते हुए नैरेटिव को कैसे देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को क्या इसमें करना चाहिए? राहुल, इसका तो जवाब मुझसे अच्छा आप दे सकते हो। जी, देखिए भाई, मीडिया ट्रायल नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा बहुत स्पष्ट मानना है। हाँ, कहीं लिपापोती होती हो, घोताही होती है तो जरूर कान पकड़ना चाहिए, अधिकार है मीडिया का और फर्ज भी है, परंतु सिर्फ टीआरपी के लिए बात को बढ़ाना मुझे लगता है उचित नहीं है। और किसी भी घटना में अगर किसी भी प्रकार की लिपापोती होती तो इसको स्पेसिफिक बताना वो मीडिया का धर्म होना चाहिए। अभी कार में बैठे, कार से निकले, 5 मिनट में पहुंचेंगे, दाया पैर बाहर रखा, अरे भाई, इस प्रकार से अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि न्याय के काम में भी बाधा आती है। जी, इस पूरे मुद्दे में जो एक और अलग मुद्दा निकल कर आया है, ये सुसाइड है या और कुछ है, अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये तो बातें पता चलेंगी। मुंबई पुलिस ने तो केस क्लोज कर दिया था, सीबीआई ने अभी इसकी जांच कर रही है। मगर बॉलीवुड में एक ड्रग्स का मुद्दा जो है सामने खुलकर आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ड्रग के मुद्दे को बॉलीवुड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ड्रग एक खतरनाक दूषण है, नासूर है, इसको जितनी हो सके उतना जल्दी समाप्त कर देना चाहिए। ये 1.5-2 साल में ड्रग पर काफी कठोर कदम उठाए गए हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे मिले हैं, मगर मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में ड्रग का कारोबार भारत के अंदर करने वालों को बहुत दिक्कतें आएगी। इस प्रकार का कानूनी बदलाव, ढांचागत बदलाव, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बदल रहे हैं और इसके लिए इतनी मुस्तैदी के साथ उनको मैन पावर भी दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जहां तक बॉलीवुड का सवाल है, अब एनसीबी की जांच में जो निकलता है वो निकलेगा, परंतु इसको कोई एक सेक्टर्स के साथ जोड़ना ठीक नहीं होगा। पर चाहे कोई भी इसमें, जब आप बात कर रहे हैं कि इसमें चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कोई भी इन्वॉल्व हो, सबके अगेंस्ट एक्शन हो। देखिए, छोड़ना तो किसी को नहीं चाहिए। जी, मैं थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में
तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है। और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में अब दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहां पर भी काफी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है, भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा? वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है, वो मुख्य बात है। आपके साथी जो हैं, जो कि बंगाल को देखते हैं या बंगाल में हैं, जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, बाबुल सुप्रियो, इन्होंने ये तक मांग की है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, स्थिति इतनी गंभीर है कि मांग करे वो उनकी जगह पे वाजिब है। जहां तक भारत सरकार का सवाल है, हमें संविधान के हिसाब से देखना है। गवर्नर साहब की रिपोर्ट क्या आती है, स्थिति क्या होती है, वो देखकर निर्णय होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मांग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि स्थिति सच अर्थ में वहां पर गंभीर है। तो इसलिए उनकी मांग मतलब एकदम गलत भी नहीं है? मांग करना गलत नहीं है जी, पर आप ये नहीं कह रहे हैं कि स्थिति अभी ऐसी हुई है कि वहां पर प्रेसिडेंट? मैंने ऐसा नहीं कहा जी। तमिलनाडु के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहां रजनीकांत से आप हाथ मिला सकते हैं? अभी देर है थोड़ा, उन्होंने तय भी नहीं किया है कि वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे। कुछ चेंजेस आपने किए हैं वहां पे, आप अपना बेस बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद अभी कुछ बातचीत चल रही होगी। नहीं, हम चेंजेस तो कर ही रहे हैं। हम तमिलनाडु में हमारी पार्टी को मजबूत भी करना चाहते हैं। एआईडीएमके हमारे साथ हैं। हम 2 चुनाव एआईडीएमके के साथ में लड़े हैं। अमित जी, एक और सवाल जो कि हर बार आपसे पूछता हूं और आप भी बहुत गंभीरता से जवाब भी देते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक तनिष्क का ऐड आया और जो कि बहुत ट्रोलिंग हुई तनिष्क के ऐड में, तो उसकी वजह से उसको ऐड विड्रॉ करना पड़ा टाटा को। कहीं ये सोशल हार्मनी जो है हमारे देश में, ये कुछ ढीली नहीं पड़ती जा रही है? जो सोशल हार्मनी का जो एक ढांचा था हमारे देश में, आपको लगता है कुछ लोगों की वजह से इस पर क्षति पहुंच रही है? देखिए, हमारी देश की सोशल हार्मनी को कोई इस प्रकार के छोटे मोटे हमले तोड़ नहीं सकते। इसका ताना बाना इतना मजबूत है। ढेर सारे हमले ऐसे हुए। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास कर देखे, बाद में कांग्रेस ने भी बहुत प्रयास कर देखे, मगर ये टूटने वाली चीज नहीं है। मैं मानता हूं किसी भी प्रकार का ओवर एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो आप इसका खंडन करते हैं, ओवर एक्टिविज्म का खंडन करते हैं। आप से कुछ आखिरी 2-3 सवाल कोरोना के विषय में। आप कोरोना वॉरियर हैं, आप तमाम अस्पतालों में शुरू में गए, आप कोरोना सर्वाइवर भी हैं, आपको खुद कोरोना हुआ। आपका क्या संदेश है देश के लिए? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक दवाई नहीं बनती है, टीका नहीं वैज्ञानिक बना लेते हैं, तब तक प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, मास्क पहनकर रखना, हाथ को स्वच्छ रखना सैनिटाइजर से, और 2 गज की दूरी रखना, यही दवाई है। और कोरोना से हमने बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ हम एक सफल लड़ाई लड़े हैं। प्रति 10 लाख की आबादी अगर सब आंकड़े दिखे, कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या, मृत्यु की संख्या और रिकवरी रेट, तो इस सब में भारत 1, 2, 3 में आता है। मैं मानता हूं कि आगे पर कोरोना पर संपूर्ण विजय के लिए भारत की जनता ने कटिबद्ध होना चाहिए। और इसके लिए यही 3 मंत्र हमारे पास है: मास्क पहनकर रखना, सलामत अंतर के साथ ही खड़े रहना और हाथ को स्वच्छ रखना। अगर इतना हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं। आने वाले दिन त्योहारों के दिन है, त्योहार जरूर मनाइए, मगर कोरोना से बचकर और कोरोना को परास्त कर त्योहार मनाना चाहिए।
कोरोना की वैक्सीन आपका क्या अनुमान है, कब तक आ सकती है? इसमें मेरे अनुमान से काम नहीं होता है। इसकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जब तक वो स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं होते वैक्सीन किसी भी व्यक्ति पर लगाना हितावह नहीं होता है। तो ये तो वैज्ञानिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ही तय करेंगे, ICMR ही तय करेगी कि वैक्सीन मार्केट में ले जाने लायक हुई है या नहीं हुई। अमित जी, आपको हमें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे माध्यम से करोड़ों लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, खास करके न्यूज़ 18 बिहार के दर्शक जो कि इस चुनाव को बहुत क्लोजली देख रहे हैं, वो आपके बयान को जरूर देख रहे होंगे। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी, घर पर रहकर